आपकी यूनिट है इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम आपके कोर्स में दो टाइप से दे रखा है, पहली बात ध्यान रखना। एक होता है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, बात समझ रहे हो बेटा? और दूसरा आपको दे रखा है आयनिक। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। अब बात आती है इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। इक्विलिब्रियम एक स्टेट होती है। क्या होती है? स्टेट। इक्विलिब्रियम क्या है? स्टेट। स्टेट पर क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। यानी कि एट इक्विलिब्रियम कभी भी आपके क्वेश्चन आता है कि इक्विलिब्रियम बताना है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, इक्विलिब्रियम एक स्टेट होती है। इक्विलिब्रियम क्या है? स्टेट। तो एट इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज कंटेनर में ऑब्टेन करते हैं। किसमें? क्लोज्ड कंटेनर। कंटेनर का मतलब आप जानते हो? सिस्टम। ठीक है। दूसरी बात हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम आपको इस समय में बताने जा रहा हूं, सिर्फ केमिकल। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको बात कर दूं तो ध्यान रखना है। वैसे तो इक्विलिब्रियम आपके कोर्स में दो टाइप से होगा, फिजिकल है, केमिकल है, ये भी बता दूं। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में आपने कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, ये भी आपको जनरली याद रखना है। हेलो बेटा, फिजिकल इक्विलिब्रियम में कोई रिएक्शन होती है केमिकली? कुछ नहीं होती है, ध्यान से देखना। अगर मैंने कहा आइस, आइस से मैंने बनाया इसको लिक्विड, ठीक है, यानी कि आइस हो गई आपकी सॉलिड होती है, देखिए, और लिक्विड हो गया आपका वाटर। तो ये रिवर्सिबल है, देखो डबल हेड एरो है, देखो बेटा। तो ये डबल हेड एरो है, तभी आपको इक्विलिब्रियम ऑब्टेन होगा, क्योंकि उन्हीं रिएक्शन में होता है इक्विलिब्रियम जो कि रिवर्सिबल होती है। मेरे पॉइंट को ध्यान से सुनते जाओ, समझना है, जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। इक्विलिब्रियम ऑब्टेन करना का मतलब यही है जो कि डबल, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ रिएक्शन होती हैं। जैसे आपने वाटर सॉलिड यानी कि आइस को वेपर्स में लिक्विड में चेंज किया, और फिर लिक्विड को सॉलिड में, अब आइस को लिक्विड में चेंज करेंगे तो इसको कहेंगे लिक्विडिफिकेशन। जानते हो क्या कहेंगे? लिक्विडिफिकेशन। ठीक है, ये लिक्विडिफिकेशन हो जाएगा। और आइस वाटर को सॉलिड में चेंज करना है तो आप कहेंगे सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडे हेलो फिकेशन, यानी कि वाटर सॉलिड में चेंज हो जाएगा। अब इसी चीज को हम जो दिखाएंगे तो किस रूम में दिखाएंगे? सपोज किए मैंने H2O लिख दिया, और यहाँ लिख दिया मैंने लिक्विड, और इसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया H2O, और यहाँ लिख दिया मैंने सॉलिड। इसके बाद मैंने इसको लिख दिया इस टाइप से। आपसे पूछा जाएगा ये कौन सी इक्विलिब्रियम है, फिजिकल या केमिकल? तो आंसर क्या देंगे? कौन सी है? फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी फिजिकल इक्विलिब्रियम आप निकालेंगे इसमें। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर ये वाटर यहाँ गैसेस में होता, किस में? हेलो, वाटर किस में होता? गैसेस में। चलिए मैं पूरे लिखता हूँ। जैसे आपको दे रखा है H2O, और मैं इसको चेंज कर दिया, ये दे रखा है गैस, और मैंने H2O को लिक्विड में चेंज किया। तो याद रखना, बाट वेपर्स हैं, गैसेस, सॉरी ये लिक्विड है। हेलो,
तो वाटर वेपर्स को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, गैस का मतलब वेपर्स, ठीक है। यानी कि वेपर्स आप बता सकते हैं ये क्या है, वेपर्स हैं। तो इसको लिक्विड में करने के लिए कौन सी प्रोसेस अप्लाई करते हैं? नो कंडेंसेशन, कंडेंस करते हैं ना, कंडेंसेशन भी कह सकते हैं। अब अगर लिक्विडिफिकेशन होता है सॉलिड को लिक्विड चेंज करना, अब लिक्विड को वेपर्स में चेंज कर रहे हैं, गैसेस में, इसको क्या कहते हैं? वेपोराइजेशन। तो बेटा इसमें देखो कोई केमिकल रिएक्शन तो मैं करा नहीं रहा हूँ, फिजिकल हो रहा है, तो ये फिजिकल इक्विलिब्रियम। अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको कैम्फर लिया, कैम्फर, कैम्फर जानते हो क्या होता है? कैम्फर आपका सॉलिड है, हाँ सॉलिड, और ये डायरेक्ट वेपर्स में चेंज हो रहा है, किसमें? ये है तो कैम्फर ही, लेकिन चेंज किस में हो रहा है? गैसेस में। और गैसेस जब ठंडी हुई तो फिर ये किस में हो रहा है? सॉलिड में। एस का मतलब सॉलिड, जी का मतलब गैसेस। तो देखो सॉलिड का डायरेक्ट गैस में चेंज होना क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। याद है या नहीं? अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्ट वेपर से गैसेस में चेंज हो रहा है तो आप क्या कहेंगे? सब्लिमेशन। अगर फिर कोई गैसेस डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो रहा है, अब इसको आप सॉलिडिफिकेशन कह सकते हैं, ठीक है। कंडेंस हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, कंडेंसेशन भी कह सकते हैं, सॉलिडिफिकेशन। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, ये सारी जो रिएक्शन मैंने बताई है इसमें डबल हेड एरो दिख रहे हैं, देखो। और डबल हेड एरो जो होती है वो कौन सी रिएक्शन होगी? रिवर्सिबल। कौन सी रिएक्शन होगी? हेलो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर ही आपको इक्विलिब्रियम ऑब्टेन हो सकता है, ठीक है, सही है। ये मैंने आपको जनरल फिजिकल दी थी। अब बात करते हैं हम केमिकल इक्विलिब्रियम। कौन सी? केमिकल है तो केमिकल है, लेकिन इंट्रोडक्शन मुझे देना जरूरी था, क्योंकि ये जनरली आपको कभी पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन ध्यान रखना है। तो केमिकल इक्विलिब्रिया जब आप निकालेंगे तो आपको ध्यान रखना है, देखिए जैसे N2H2, दो रिएक्शन हो रही है, डबल हेड एरो, क्या बना? NH3। बैलेंस करना आता है? या नाइट्रोजन कितना है? 2, यहाँ कितना है? 1। क्या करेंगे बताओ? आगे या पीछे, किधर करना है? वेरी गुड, इसका मतलब आप जानते हो, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब हाइड्रोजन कितना हो गया? 6। तो यहाँ क्या करेंगे? वेरी गुड, 3 का मल्टीप्लाई। अब ये देखो बेटा, ये केमिकल रिएक्शन हो रही है तो आपको ध्यान रखना है, ये केमिकल रिएक्शन हो रही है तो यहाँ इक्विलिब्रियम कौन सा होगा? केमिकल होगा, होगा। अब ये देखना बेटा, RF, RF का मतलब होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? यानी कि प्रोडक्ट बनना, अमोनिया, ये प्रोडक्ट है, देखो, है ना प्रोडक्ट। हेलो, और ये क्या है? रिएक्टेंट, देखो क्या है ये? रिएक्टेंट है, ठीक है। तो RF जैसे प्रोडक्ट बना, और प्रोडक्ट बनते ही ये डिकम्पोज होगा और ये RV में चेंज हो जाएगा, यानी कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। इक्विलिब्रियम स्टेट में मैंने आपको अभी बताया था, अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो ये स्टेज, यानी ये स्टेज आपकी कहलाएगी इक्विलिब्रियम स्टेज, ठीक है। हेलो, तो मैंने आपको जनरल आपको इंट्रोडक्शन दिया है, अब मैं आगे चलता हूं इससे नेक्स्ट टॉपिक, ओके। नाउ यू विल हैव टू फाइंड आउट द इक्विलिब्रिया। अब आपको इक्विलिब्रिया ऑब्टेन करना है, इधर ध्यान से देखना। पहला पॉइंट मैंने लिखा है डिजोल्यूशन, डिजोल्यूशन of a gas, okay, in
वाटर। तो आपको डिजोल्यूशन ऑफ गैस इन वाटर, इसका मतलब क्या होगा, आपको लिखा हुआ ये मिल रहा है और ये बन गया सॉल्यूशन। ठीक है, देखो बेटा, गैस वाटर में डिजोल्व करी तो सॉल्यूशन बन गया। और फिर इस सॉल्यूशन को में से गैस को भी अलग कर सकते हो कि नहीं भैया, से नो। तो आपको बताना है इसमें इक्विलिब्रियम ऑब्टेन हो जाएगी। वेरी गुड, हो जाएगी या नहीं, यस। फिर आपसे पूछा जाएगा डिजोल्यूशन ऑफ किसका, सॉलिड। अब सॉलिड क्या करते हैं, सॉलिड कौन सा होता है, जैसे आपने शुगर ले लिया, चलिए शुगर लेते हैं, यानी कि शुगर इन वाटर। ठीक है, वाटर के अंदर आपको करना है, तो आप देख लीजिए जरा ध्यान से, शुगर कैसी होगी, सॉलिड, वाटर में डिजोल्व करेंगे क्या बनेगा, सॉल्यूशन। क्या बनेगा, सॉल्यूशन। हेलो, पहचान करो बेटा, आपको देख के बताना है, बताओ। ये जो मैं रिएक्शन करा रहा हूं, ये जो रिएक्शन करा रहा हूं, ये केमिकल इक्विलिब्रियम है, फिजिकल। अरे हाँ बेटा, टोटल आपको बताना है, ये सारी इक्विलिब्रिया फिजिकल है, कोई केमिकल नहीं है। आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ में कोई केमिकल नहीं मिला रहा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे सैचुरेट सॉल्यूशन, अनसैचुरेट सॉल्यूशन, तो पता है आपको सैचुरेट। अगर सॉल्यूशन भी आप बात करें, सॉलिड डिजोल्व करते जाएंगे, शुगर को वाटर में डिजोल्व करेंगे, तो एक समय वो आ जाएगा, आपको ध्यान रखना है कि सैचुरेट सॉल्यूशन बन जाएगा। हम्म, तो सैचुरेट सॉल्यूशन किसे कहते हैं बताइए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हरियर जल्दी आंसर दीजिए। नो नो नो, आपने उल्टा कह दिया। सैचुरेट सॉल्यूशन का मतलब होता है नो मोर सॉल्यूट, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है बेटा, आपने उल्टी लैंग्वेज बोली, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व, कैन बी डिजोल्व, डिजोल्व नहीं हो सकती, ये चीज ध्यान रखना। सैचुरेट सॉल्यूशन की ये खासियत है, अनसैचुरेट में डिजोल्व हो सकता है, जस्ट अपोजिट, अनसैचुरेट में क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा, हो जाएगा, बोलो, हेलो। हाँ, तो आपको ध्यान रखना है कि सैचुरेट में डिजोल्व नहीं हो सकता, जबकि अनसैचुरेट में डिजोल्व हो जाता है। जैसे आप डिजोल्यूशन ऑफ शुगर करें, जो भी है। अब हम बात करते हैं, आप देखना कि केमिकल इक्विलिब्रियम में, हेलो, रिएक्शन मैंने जो दी थी वो अमोनिया की दी थी, NH3 फॉर्मेशन बताई थी अभी, तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम ऑब्टेन हो जाएगा। अब इसमें आपको बताना है कि सबसे पहले मैं एक जनरल रिएक्शन दे रहा हूं, इसमें आपको कई चीज फॉलो करनी पड़ेगी। देखिए, मैंने एक रिएक्टेंट लिया A+B, और इसने प्रोडक्ट बनाया C+D। ध्यान से देखिए, जैसे प्रोडक्ट बना तो ये बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो गई। ए रिएक्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन स्मॉल ए है, बी है, इसकी कंसंट्रेशन स्मॉल बी है, सी है, इसकी कंसंट्रेशन स्मॉल सी है, डी है, इसकी कंसंट्रेशन स्मॉल डी है। अब ये आपको तो पता चला होगा बेटा, ये क्या है, रिएक्टेंट। मैं बार बार क्यों बताऊं, ये क्या है आपको, प्रोडक्ट। ठीक है, ये आप आर एफ,
आर एफ का मतलब आपको पता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। आर वी का मतलब क्या है, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। ये हमेशा याद रखना, रेट रेट ऑफ रिएक्शन कोई भी हो हमेशा डिपेंड होती है किसके, कंसंट्रेशन। ठीक है, चाहे वो फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो। अगर रेट फॉरवर्ड है, हेलो, अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन कौन सी है, फॉरवर्ड, आर है, देखो, तो ये प्रोपोर्शनल किसके होगी, हेलो, हेलो, आप जवाब नहीं दे रहे हो। आप मुझे बताओ, ये बताना है, अगर आपने रेट देखी आर एफ, ये प्रोपोर्शनल होगी रेक्टेंट की, यानी कि रेक्टेंट, ध्यान से देखो, यानी कि ए की पावर ए और बी की पावर बी। ये एक्टिव मास स्मॉल ए स्मॉल बी, हाँ बी होगी, ये बी है, ये ए नहीं है, ध्यान रखना, ये ए नहीं है आपका, ये बी है। ठीक है, अब प्रोपोर्शनल में चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेंगे, आर एफ इक्वल के एफ, ए की पावर ए बी की पावर बी। ठीक है, तो आपको इतना पता करना है कि ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बनी। आर एफ क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, ध्यान से सुनिए, आर एफ रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड का मतलब जानते हो कि नहीं, हेलो, फॉरवर्ड मीन्स आगे, इसे कहेंगे आर एफ। और के एफ क्या है बेटा, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, ठीक है, ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी के एफ। ठीक है, और ये आपको पता है, बता दिया, ए बी रेक्टेंट, स्मॉल बी मोलर कंसंट्रेशन। तो आपने रेट निकालना यहां तक आ गया, क्योंकि हमको निकालना क्या है, आपको एक जनरल इक्वेशन दे रखी है, इसमें पूछा जाएगा कि आप बताइए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे मेजर करेंगे, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सी, के सी आपको निकालना है, तो ये प्रूव करना पड़ेगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। हेलो, हेलो, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा, तो के सी इक्वल प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इतनी बात आपको प्रूव करनी है। और यहां तक आपके समझ में आ गया, तो आगे चलो, यस या नो, बोलो बेटा। आपने अभी निकाली थी रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्या निकाली थी, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन निकाली थी, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन निकाली थी, यानी कि आर एफ इक्वल के एफ, ए की पावर ए और बी की पावर बी, ये आपने अभी निकाली थी, इक्वेशन वन। अब इसी प्रकार से, यानी कि सिमिलरली, आर वी निकालेंगे, आर वी, हेलो, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन बेटा, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जैसे ही आपका प्रोडक्ट बनेगा, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी, ये प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के, देखो बात हो गई, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के ऊपर हो गई, प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे तो क्या निकलेगा, आर बी बराबर के बी और सी की पावर सी और डी की पावर क्या निकला, डी। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर टू। ठीक, अब आपको ये बता दिया कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट, तो इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या हो जाएगा बेटा, एट इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। बात को समझ रहे हैं आप, हेलो,
यानी कि आर एफ इक्वल क्या हो जाएगा, आर बी। ठीक है, तो आपने जो इक्वेशन बनाई थी, हेलो, फर्स्ट और सेकंड, तो आप लिख सकते हैं, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपने लिखा आर एफ की जगह के एफ, यानी कि ए की पावर ए, बी की पावर बी, इक्वल के बी, सी की पावर सी, डी की पावर डी, लेकिन याद रखना ये स्मॉल डी होगा, ठीक है, ये कैपिटल सी है। अब आपको ध्यान रखना है बेटा, यहां से के वी का, ठीक है, इसका डिवाइड मैं इसके नीचे करता हूँ के एफ में, यानी के एफ अपॉन के वी, ठीक है, हेलो, इक्वल, अब ये जो पोर्शन है प्रोडक्ट, इसका डिवाइड में रेक्टेंट, सॉरी रेक्टेंट का डिवाइड प्रोडक्ट से, ठीक है, यानी कि सी की पावर सी, डी की पावर स्मॉल डी अपॉन ए की पावर क्या हुआ स्मॉल ए, और बी की पावर स्मॉल बी। ठीक है, ये इक्वेशन बन के आ गई। ये इक्वेशन कौन सी हो गई, थर्ड। ओके, वी नो, हम जानते हैं, के सी इक्वल के एफ अपॉन के वी। ये आपको, मुझे ऐसा लग रहा है पहले कभी पढ़ाया है, याद आ रहा है? हाँ, हाँ, उससे वैसे है। अब आपको एक चीज ध्यान रखिए कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, केसी आ जाएगा, आ जाएगा, देखो, तो सी की पावर सी, ठीक है, और डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए, और बी की पावर क्या हो गया बी। ठीक, तो ये इक्वेशन आपकी फोर्थ, ये हो गई आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और के एफ के भी क्या है, रेट कांस्टेंट, आपको बता चुका हूं, याद रखना। इट मींस, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऊपर का ये पोर्शन क्या है, प्रोडक्ट, तो आप बता सकते हैं, इसी के आगे मैं लिख दे रहा हूं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, यानी कि डेट इज, एक मिनट, इसको ध्यान से देखो, क्योंकि यहां मैं कर रहा हूं, ये चीज क्या है, प्रोडक्ट, तो आप बोलेंगे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। हेलो, क्या निकला है, केसी, तो केसी आपने क्या निकाला, पी अपॉन आर, यानी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है, निकला। तो ये आपको प्रूव करना था इक्वेशन नंबर फोर्थ, बस। अब केसी और के एफ का रिलेशन जो बना हुआ है, इसको आपको तैयार रखना है, क्योंकि इसकी वैल्यू दी होगी, सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। तो ये कहां पर इस्तेमाल करना है, अगर आपको एक जनरल इक्वेशन दी जाती है, क्वेश्चन को समझिए, आपको जनरल इक्वेशन दी गई, जैसे मैंने आपको भी दी, ए प्लस बी रिवर्सिबल एरो सी प्लस डी। अब इसके लिए पूछ रहा हूं, रिलेशन बताइए या कैलकुलेट कीजिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, यानी कि टू कैलकुलेट के सी, ठीक है, ये क्या निकलना है, के सी फॉर गिवन रिएक्शन, गिवन जनरल रिएक्शन, जी आर, जो आपको रिएक्शन दे रखी है, इसके लिए ऐसे आपको ड्राइव करना पड़ेगा, या आपको एमसीक्यू में बना के दे दिए जाए तो तीन तरह की इक्वेशन दे रखी है, एक केसी ये रहा प्रोडक्ट अपॉन रेक्टेंट, एक शॉर्ट में केसी पी अपॉन आर, एक केसी के एफ अपॉन के वी। के एफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, के वी क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। बेटा बताओ इसमें कहां दिक्कत आ रही है, बोलो, समझ में आ गया? अरे तो आज तो टाइम ज्यादा खींच लिया हमने, चलिए यहीं रोकते हैं फिर, ठीक है, कल मिलते हैं।